वेलकम एवरीवन। हम पढ़ रहे थे मेटलर्जी और लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि जो भी मेटल्स हैं इस नेचर में किस फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं और किस तरीके से हम उनका एक्सट्रैक्शन करते हैं। मेटलर्जी एक्चुअली क्या है? एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, एक्सट्रैक्शन ऑफ एलिमेंट फ्रॉम नेचर। ठीक है, तो उसके लिए हमने 5 बेसिक स्टेप्स देखे थे कि कौन से स्टेप हमें परफॉर्म करने पड़ते हैं किसी भी मेटल के प्योर फॉर्म में ऑब्टेन करने के लिए। पहला था माइनिंग, जिसमें हम खोद के निकालते हैं जो भी खदान है उनसे। सेकंड है कंसंट्रेशन ऑफ दैट ओर और मिनरल के बारे में भी हमने जाना था कि मिनरल कोई भी ऐसा नेचर में प्रेजेंट सब्सटेंस जिसके अंदर हमारा पर्टिकुलर एलिमेंट अवेलेबल है, दैट इज मिनरल। और अगर उस मिनरल से यूजफुल फॉर्म में कन्वीनियंटली, इकोनॉमिकली हम उस एलिमेंट को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं तो वो ओर कहलाता है। और फिर हमने ओर की कंसंट्रेशन की बात की थी, यानी जो इंप्योरिटीज हैं उनको कैसे रिमूव किया जाए। फिजिकल मेथड भी किए थे, केमिकल मेथड भी हमने देखे थे। आज हम बात करेंगे कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू ऑक्साइड फॉर्म, यानी ओर से हम कैसे ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट करें। लेकिन उससे पहले हम जानेंगे कि जो भी ओर है वो क्यों कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। आपको पता है जो भी एलिमेंट है हर एक का कुछ ना कुछ रिडक्शन पोटेंशियल होता है। अगर बात करूं मैं लिथियम की, लिथियम का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल यानी कि ई नोट इन वोल्ट्स, अगर मैं वोल्ट्स में बात करूं वो कितना होता है? माइनस के 3.04 वोल्ट। हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन का होता है 0 वोल्ट। गोल्ड की बात करें तो गोल्ड का होता है 1.8 वोल्ट। और सिल्वर की बात करें, सिल्वर का होता है 0.8 वोल्ट। ऐसा नहीं है कि सभी एलिमेंट का रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव या नेगेटिव या जीरो होता है। हाइड्रोजन के रेफरेंस में हम बाकी सबका रिडक्शन पोटेंशियल देखते होते हैं। हाइड्रोजन का अगर जीरो है तो उसके रिस्पेक्ट टू लिथियम का इतना है, मरकरी का कितना है, लेड का कितना है, सिल्वर का कितना है, प्लेटिनम का कितना है, गोल्ड का कितना है, हम ये सभी डिस्कस करते हैं। तो जो भी एलिमेंट है, चाहे उसमें आयरन है या फिर कॉपर है, जिंक है, जो भी है, उसका कुछ ना कुछ रिडक्शन पोटेंशियल होगा। किसी का नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल होने का मतलब है कि वो रिड्यूस नहीं होना चाहता, और किसी के पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल होने का मतलब है कि वो रिड्यूस होना चाहता है। नेचर में एक स्टेबल फॉर्म के अंदर एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहेगा, चाहे तो उसकी वो ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म हो, चाहे उसकी रिड्यूस्ड फॉर्म हो। रिड्यूस्ड फॉर्म होगी तो एलिमेंटल स्टेट होगी, और ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म होगी तो उसका सल्फाइड हो सकता है, हैलाइड हो सकता है, कार्बोनेट हो सकता है, ऑक्साइड हो सकता है, वट एवर द कंपाउंड वो हो सकता है। यानी कि जो एलिमेंट लिथियम से लेके हाइड्रोजन के बीच में आते हैं, जनरली उन कंपाउंड के ऑक्साइड या हैलाइड या कार्बोनेट की फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं, यानी कि मोस्टली ये कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं मोस्टली। और जिनका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल काफी ज्यादा पॉजिटिव होता है, जैसे सिल्वर है, प्लेटिनम है, गोल्ड है, इनके केस में ये प्योर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। प्योर फॉर्म में क्यों एग्जिस्ट करते हैं? इनका रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव है। ये रिड्यूस फॉर्म यानी एलिमेंटल फॉर्म में ज्यादा स्टेबल होते हैं, और नेचर में तो इनको स्टेबलर फॉर्म में रहना है। तो इनकी जो ओर होगी उनके अंदर मेनली ये रिड्यूस्ड फॉर्म यानी कि एलिमेंटल फॉर्म में होंगे, और जो यहां पे जितने भी एलिमेंट लाई करेंगे जिनका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव आ रहा है, वो कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बेसिस पे हमें यह पता लग जाता है कि भाई ये पर्टिकुलर एलिमेंट कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करना पसंद करता है कि रिड्यूस यानी कि एलिमेंटल फॉर्म में एग्जिस्ट करना प्रेफर करता है। तो इनकी जो ओर होगी उसके अंदर क्या होगा? एलिमेंटल ये होगा, साथ में हो सकता है सिलिका हो, सिलिकेट हो, लेकिन वो इसके साथ कंपाउंड बनाए नहीं होंगे, मिक्सचर होगा। तो इनको एक्सट्रैक्ट करना भी उनसे उनके मुकाबले क्या है, थोड़ा आसान रहेगा। और यहां पे हमें केमिकल रिएक्शन करवानी पड़ेगी, जिसके बाद जाके हम इसको रिमूव कर पाएंगे, कंसंट्रेट कर पाएंगे। ठीक है, तो ये तो था रिडक्शन पोटेंशियल के बेसिस पे कि कैसे कैसे एलिमेंट प्योर फॉर्म और कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारी बात है कि हम किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे ओर को ऑक्साइड फॉर्म में।
बेसिकली हमारे पास दो तरीके होते हैं ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट करने के। ऑक्साइड फॉर्म, जिसमें से पहला तरीका है कैल्सिनेशन और दूसरा है रोस्टिंग। कैल्सिनेशन और रोस्टिंग है क्या एक्चुअली में? कैल्सिनेशन है एयर की अब्सेंस यानी कि ऑक्सीजन की अब्सेंस में आप उस पर्टिकुलर ओर को हीट करो। देखो, हमने माइनिंग की, बहुत सारी इंप्योरिटीज साथ थी, हमने उसको कंसंट्रेट किया, मोटा मोटी मैक्सिमम इंप्योरिटी हमने रिमूव कर दी। अब जो कंसंट्रेटेड ओर है उससे हमें ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। वो जो ओर कंसंट्रेटेड है वो सल्फेट हो सकती है, नाइट्रेट हो सकती है, सल्फाइड हो सकती है, ठीक है, या ऑक्साइड भी हो सकती है, लोअर ऑक्साइड भी हो सकते हैं, हायर ऑक्साइड भी, उनको भी अभी हम डिस्कस करेंगे। तो कैल्सिनेशन के अंदर हम उस कंसंट्रेटेड ओर को तीसरे स्टेप में क्या है, ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट करना। तो कैल्सिनेशन में हम क्या करेंगे, हीट इन द absence of ऑक्सीजन, लाइक कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट है। अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं एयर की एब्सेंस में, तो यहां से कैल्शियम ऑक्साइड और क्या निकलेगा, CO2 गैस निकलेगी। CO2 निकल जाएगी, हमें ऑक्साइड मिल जाएगा। साथ के साथ जो बाकी इंप्योरिटी हैं, कुछ एक वोलाटाइल इंप्योरिटी हैं, वाटर है, मॉइस्चर है, वो भी इस प्रोसेस में क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। वाटर है तो H2O निकल जाएगा जब हम हीट करेंगे। सेकेंड वन इज रोस्टिंग। रोस्टिंग में क्या करेंगे, मान लिया हमारे पास मेटल का सल्फाइड है, तो मेटल सल्फाइड उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करेंगे। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करेंगे तो क्या होगा, सल्फर डाइऑक्साइड या सल्फर ट्राइऑक्साइड तो निकल जाएगी और हमारी मेटल का जो है, मेटल का ऑक्साइड हमें मिलेगा, मेटल ऑक्साइड हमें यहां से मिल जाएगा। जो मेटल सल्फाइड हैं उनको हम पहले क्या करेंगे, ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे। दूसरा, कई बार क्या होता है कि हमारे पास जो ऑक्साइड है पहले से ही ऑक्साइड की फॉर्म में प्रेजेंट है, लाइक FeO है, फेरस ऑक्साइड है, ये लोअर ऑक्साइड है, इसको हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अगर हीट करेंगे, O2 की प्रेजेंस में अगर हम हीट करेंगे तो ये क्या बनाएगा, हायर ऑक्साइड यानी Fe2O3 बन जाएगा। ये फेरस ऑक्साइड था, ये फेरिक ऑक्साइड बन गया। लोअर ऑक्साइड से हायर ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए, या फिर ऑक्सीजन के अलावा किसी और से बॉन्डेड है उसको ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए हम रोस्टिंग का सहारा लेते हैं, यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करना। इस मेथड से भी क्या होगा, जो वोलेटाइल इंप्योरिटी होंगी वो रिमूव हो जाएंगी, मॉइस्चर होगा वो रिमूव हो जाएगा। कैल्सिनेशन या फिर रोस्टिंग दोनों ही तरीके से प्रोसेस की हुई और, कैल्सिनेशन या फिर रोस्टिंग किसी भी तरीके से अगर और को प्रोसेस किया गया है तो जो प्रोडक्ट आएगा वो पोरस इन नेचर होगा। पोरस, पोरस का मतलब क्या होगा, देखो स्पंज को अगर हम कंसीडर करें, स्पंज के अंदर, स्पंज क्या है, एक सेमी सॉलिड है, लाइक उसके अंदर से एयर आ जा सकती है लेकिन उसकी एक डेफिनेट शेप जरूर है। पोरस मटेरियल के अंदर काफी ज्यादा सरफेस प्रोवाइड होगा हमें रिएक्शन करवाने के लिए। फर्दर जो हमें आगे रिएक्शन करनी है उसके लिए हमें पोरस मटेरियल चाहिए। एक आपके पास सॉलिड बार है, मान लिया कोई आयरन का सॉलिड बार है, एक क्यूब आपके पास है, अगर इसको रिएक्शन करनी है किसी गैस से या किसी सॉलिड से तो कितना सरफेस मिलेगा, जस्ट इसकी बाहर वाली साइड के ऊपर जो सरफेस होगा, 6 फेसेस के ऊपर जो सरफेस होगा वो ही सिर्फ रिएक्शन कर पाएगा। लेकिन मान लिया आपका ये जो आयरन का ब्लॉक है ये पोरस इन नेचर है। पोरस का मतलब इसमें बहुत सारी जगह खाली है, बीच में से बहुत सारी जगह खाली है, पोरस है, तो उस सिनारियो में इसको रिएक्शन करने के लिए कितना सरफेस मिलेगा, बाहर वाला तो मिलेगा ही मिलेगा, जितना भी अंदर से वो पोरस है, जहां से भी वो गैस पास हो सकती है, कोई सॉलिड के साथ इंटरेक्ट कर सकता है, वो सारा ही सरफेस मिलेगा। तो जो हमें फर्दर आगे रिएक्शन करवानी है उसके लिए बेटर रहेगा कि हमारा जो ओर है, जो ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, वो पोरस बने। और इन दोनों ही तरीकों से बनने वाला, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग दोनों ही तरीकों से बनने वाला जो प्रोडक्ट है वो पोरस इन नेचर होता है, पोरस होता है, वो हमारे लिए फायदेमंद है। ये तो तरीका था हमारा क्या करने का,
ऑक्साइड में कन्वर्ट करने का, लोअर ऑक्साइड को हायर ऑक्साइड में, और किसी एलिमेंट से जुड़ा हुआ है तो उसको ऑक्सीजन के साथ लाने में, कार्बोनेट या सल्फेट हैं, अगर सल्फेट को भी हम हीट करेंगे तो वो भी क्या बनाएगा, ऑक्साइड बनाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड निकाल देगा। तो इन दो तरीकों से हम ऑक्साइड प्रिपेयर कर रहे हैं। अब ऑक्साइड प्रिपेयर कर लिया, ऑक्साइड प्रिपेयर करने के बाद हमारा अगला स्टेप है रिडक्शन। और रिडक्शन के लिए आपको चाहिए कोई ना कोई रिड्यूसिंग एजेंट। उसके लिए एलिंगम ने एक डायग्राम दिया, डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शंस को उसने स्टडी किया, और एलिंगम डायग्राम के बेसिस पे हम ये देख सकते हैं कि पर्टिकुलर ऑक्साइड के लिए, पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए कौन से वाला रिड्यूसिंग एजेंट वो है फेवरेबल रहेगा, सही रहेगा, ठीक रहेगा। किस तरीके से उसने इसको ड्रा किया वो देखते हैं। पहले हम एलिंगम डायग्राम देख लेते हैं, उसके बाद हम रिडक्शन की बात करेंगे। एलिंगम डायग्राम का बेसिस क्या था? एलिंगम डायग्राम का बेसिस था डेल्टा जी, यानी गिव्स फ्री एनर्जी। आपको पता है गिव्स फ्री एनर्जी if negative for any reaction, the reaction will be called feasible reaction. feasible कब होगी ये रिएक्शन? जब उस रिएक्शन के लिए डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव आएगी, और अगर डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो वो नॉन फीजिबल या नॉट फीजिबल रिएक्शन होगी। डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव है तो फीजिबल रिएक्शन है, डेल्टा जी की वैल्यू अगर पॉजिटिव है नॉन फीजिबल रिएक्शन है, नॉट फीजिबल रिएक्शन है। तो डेल्टा जी आपको जब पता है कि किस पे डिपेंड करता है, डेल्टा जी होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, या तो किसी रिएक्शन के लिए डेल्टा एच नेगेटिव हो या फिर डेल्टा एस बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो, उन्हीं दो केसों में ही डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव आ सकती है। देखो टेम्परेचर अगर केल्विन में है कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। अगर इस पूरी टर्म को बड़ा सारा नेगेटिव बनना है तो डेल्टा एस को बहुत बड़ा पॉजिटिव होना पड़ेगा, या फिर डेल्टा एच ही अच्छी खासी नेगेटिव हो। तो अगर ये टोटल ऑन द होल पॉजिटिव आ भी जाता है तो भी उस सिनेरियो में डेल्टा एच की नेगेटिव वैल्यू ओवरकम कर ले, डेल्टा जी नेगेटिव आए। लेकिन अगर हम बात करें मेटल्स को रिड्यूस करने की, मान लिया कोई मेटल ऑक्साइड है, मैं MXO से रिप्रेजेंट करता हूं, वो M1O जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड भी हो सकता है, जिंक ऑक्साइड भी हो सकता है, या फिर M2O3 जैसे Fe2O3 है, ऐसा भी हो सकता है, Al2O3 भी हो सकता है। कोई भी मेटल के ऑक्साइड की मैं बात करूं, क्या वो मेटल बनाते वक्त, मेटल में कन्वर्ट होते वक्त बिना हीट की रिक्वायरमेंट के, बिना हमारे द्वारा हीट दिए क्या वो मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा? नहीं। जितने भी रिडक्शन प्रोसेस हैं, मोस्टली ऑल जितने भी रिडक्शन प्रोसेस हैं, हर एक के अंदर हीट रिक्वायर्ड है। हीट रिक्वायर्ड होने का मतलब जो डेल एच होगी वो पॉजिटिव होगी, यानी मेटल के जो ऑक्साइड जिन्हें हमें अब रिड्यूस करना है, उनको रिड्यूस करने के लिए हमें हीट देनी है, डेल्टा एच पॉजिटिव होगी। अगर ये वैल्यू पॉजिटिव है तो डेल एस फैक्टर रहेगा किसका? डेल एस फैक्टर रहेगा स्पॉन्टेनिटी का। डेल एस अगर बहुत बड़ा पॉजिटिव हुआ तो ही ये फैक्टर बड़ा होगा, और तो ही ये डेल एच को ओवरकम करके डेल जी की वैल्यू नेगेटिव दे सकता है। या फिर आप डेल्टा एस की वैल्यू पॉजिटिव है लेकिन थोड़ी पॉजिटिव है, उस सिनेरियो में टेम्परेचर बढ़ा के हायर टेम्परेचर पे ये वैल्यू बड़ी हो जाएगी और ये डेल एच की पॉजिटिव को ओवरकम करके डेल जी की वैल्यू नेगेटिव दे सकता है। यानी कि या तो टेम्परेचर को हाई कर लो या फिर उस रिएक्शन के लिए डेल एस पॉजिटिव हो ज्यादा। इन दो ही सिनेरियो में हमारा जो रिडक्शन है वो फिजिबल हो पाएगा। फिजिबिलिटी कहां से आई? डेल्टा जी से आई। यानी कि हमें देखना है कि जो भी रिएक्शन हो रही है, हीट तो हमें करना पड़ेगा, डेल एच तो रिक्वायर्ड है ही, डेल एच तो पॉजिटिव है ही, तो अब हमें या तो टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा उस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए, या फिर डेल एच की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए उस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए। तो इसी को बेसिस मान के एलिंगम ने एलिंगम डायग्राम दिया था। एलिंगम डायग्राम में क्या है, एक ग्राफ हम प्लॉट करते हैं। ग्राफ किस किस के बीच में? डेल्टा जी के बीच में और टेम्परेचर के बीच में। सपोज करो यहां 0 डिग्री सेल्सियस है, सपोज कर लेते हैं 0 डिग्री सेल्सियस है,
ये 200 डिग्री सेल्सियस है, ये 400 डिग्री सेल्सियस, ये 600 डिग्री सेल्सियस, ये 800 डिग्री सेल्सियस, ये 1000 डिग्री सेल्सियस एंड सो ऑन 2400 डिग्री सेल्सियस तक हम ले जाएं। मैं एग्जैक्ट पूरा डायग्राम यहां नहीं बना रहा हूं, मैं जस्ट इंडिकेट कर रहा हूं कि इस तरीके से यहां पे 1200 डिग्री सेल्सियस एंड सो ऑन। और जो ये वाला लाइन है वाई एक्सिस है, ये एक्सिस डेल्टा जी को रिप्रेजेंट करेगा। तो डेल्टा जी की वैल्यू अगर मैं यहां मान लेता हूं 0, अगर मैं यहां मान लेता हूं 0, तो यहां पे कितनी होगी +200, यहां पे -200, -400, -600, -800, -1000 किलो जूल पर मोल में है ये, और -1200 एंड सो ऑन। इस तरीके से नीचे जाएंगे तो डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव, ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव। अब हमारी जो इक्वेशन है वो है डेल जी इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल्टा एस, डेल एच माइनस टी डेल्टा एस। यहां से देखो आप, अगर मैं इसको एक मैथमेटिकल इक्वेशन की फॉर्म में सोचूं, y इक्वल टू सी माइनस एम एक्स, इस तरीके से बन गई c माइनस एम एक्स। क्यों? हम टेम्परेचर और डेल्टा जी के बीच में ग्राफ ले रहे हैं, इसके और डेल्टा जी के, यानी अगर ये वैल्यू x है, ये वैल्यू y है, स्लोप क्या होगी? स्लोप क्या होगी? डेल एस होगी। तो जो भी स्लोप आएगी यहां पे कर्व की, वो डेल एस होगी, और जो इंटरसेप्ट आएगा वो डेल्टा एच होगा। वो कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है, इंटरसेप्ट होगा क्या? डेल एच, और स्लोप होगी डेल एस। इतना तो क्लियर है। अब हम देखते हैं डिफरेंट कंपाउंड्स के लिए, डिफरेंट रिएक्शंस के लिए डेल जी की वैल्यू। एक्चुअली में हम जो यहां पे रिडक्शन करवाने वाले हैं, हम कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड को बेसिस मान रहे हैं। अगर किसी मेटल का ऑक्साइड कार्बन से रिएक्शन करके कार्बन मोनोऑक्साइड और मेटल दे रहा है, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड प्लस मेटल दे रहा है, या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड प्लस मेटल दे रहा है, इन तीनों ही केसेस के अंदर कार्बन ऑक्सीजन गेन कर रहा है। जो भी कार्बन होगा वो ऑक्सीजन गेन कर रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन गेन कर रहा है, खुद तो ऑक्सीडाइज हो रहा है, मेटल हो रही है रिड्यूस। तो इलिंगम ने क्या सोचा कि अलग अलग एलिमेंट के लिए ऑक्सीडेशन प्रोसेस को अगर कंसीडर किया जाए, ऑक्सीडेशन किसका? कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड बनाना, कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड बनाना, और कार्बन मोनोऑक्साइड से कार्बन डाइऑक्साइड बनाना, जिंक से जिंक ऑक्साइड बनाना, आयरन से आयरन ऑक्साइड बनाना। हम इन सारे प्रोसेस के लिए अगर डेल्टा जी की वैल्यू देखें, अगर इन सारे प्रोसेस के लिए सिंगल प्रोसेस की बात की उसने, भाई हर एक के सिर्फ ऑक्सीडेशन के लिए देख लो। अगर मैं कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड बनने की बात कर रहा हूं, तो एक कार्बन प्लस में एक ऑक्सीजन अगर लेता हूं, बैलेंस करने के लिए मुझे 2 कार्बन और O2 कितने बनेंगे? 2 CO बनेंगे। अगर कार्बन से CO2 बनाना है, कार्बन प्लस O2 CO2 बनेंगे, और कार्बन मोनोऑक्साइड से कार्बन डाइऑक्साइड बनवाना है, एक अगर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल लूं तो मुझे 2 कार्बन मोनोऑक्साइड लेने पड़ेंगे, तब जाके यहां पे क्या होगा? बैलेंस होगी रिएक्शन। अभी देखते हैं क्या हो रहा है यहां पे। 2 सॉलिड कार्बन एटम्स और ऑक्सीजन गैस, ये क्या है? सॉलिड है, ये है गैस, और कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है? गैस। कितने मॉलिक्यूल यहां पे सॉलिड के हैं? देखो, सॉलिड की एंट्रोपी लगभग ना के बराबर, सॉलिड की एंट्रोपी लगभग ना के बराबर। जो गैसेस हैं उनकी अच्छी खासी एंट्रोपी होती है। तो मैं सॉलिड की एंट्रोपी को कंसीडर ही ना करूं और सीधा ये देखूं कि कितने गैस के मॉलिक्यूल यूज हुए और कितने गैस के मॉलिक्यूल फाइनली बन रहे हैं, अगर मैं उनको भी देखूं, एक गैस के मॉलिक्यूल से 2 गैस के मॉलिक्यूल बन रहे हैं, डेल्टा एस की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, है ना भाई। सॉलिड की तो बात ही नहीं करनी,
एक गैस का मॉलिक्यूल दो गैस के मॉलिक्यूल प्रोड्यूस कर रहा है, डेल एस की वैल्यू पॉजिटिव। एक गैस का मॉलिक्यूल और सामने भी एक ही गैस का मॉलिक्यूल, यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो है गैसियस फॉर्म वाले, सॉलिड की तो बात ही नहीं करनी, कार्बन तो यहां पे क्या है, सॉलिड है, तो ये भी क्या है, जितने मॉलिक्यूल गैस के रिएक्टेंट में उतने ही प्रोडक्ट में, डेल एस में कोई अच्छा खासा चेंज नहीं आएगा, डेल एस में कोई अच्छा खासा चेंज नहीं आएगा। यहां पे देखते हैं दो गैस के मॉलिक्यूल, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है, एक गैस का मॉलिक्यूल यहां O2 गैस है, और दो कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल, दो गैस के मॉलिक्यूल, टोटल तीन गैस के मॉलिक्यूल दो गैस के मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो रहे हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन गैसेस फॉर्म डिक्रीज कर रहे हैं, एंट्रोपी डिक्रीज करेगी। अगर एंट्रोपी डिक्रीज कर रही है तो डेल एस की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। हमारी इक्वेशन क्या थी, डेल जी इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल्टा एस। इसको एक बार के लिए भूल भी जाएं, इसको एक बार के लिए भूल भी जाएं, जिसके अंदर डेल एस की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड बन रही है, उसके लिए ये वैल्यू पॉजिटिव, ये वैल्यू टोटल नेगेटिव कंट्रीब्यूट करेगी डेल जी के नेगेटिव होने में। जिसके अंदर कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, डेल एस की वैल्यू में कोई अच्छा खासा चेंज नहीं, जीरो के बराबर लगभग चेंज, तो ये कंट्रीब्यूट ही नहीं करेगी। और अगर कार्बन मोनोऑक्साइड से कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, वहां डेल एस की वैल्यू नेगेटिव, ये वैल्यू नेगेटिव, माइनस लग के पॉजिटिव, ये डेल जी के अंदर कंट्रीब्यूट करेगी क्या, डेल जी को कम नेगेटिव बनाने में, यानी रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी घटाने में। ये चीज अगर नेगेटिव हो गई, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये पॉजिटिव टर्म आएगी, तो डेल जी नेगेटिव नहीं रह पाएगा, नेगेटिव नहीं रह पाएगा। हम यहां डेल जी की ही बात कर रहे हैं। अब हम इन डिफरेंट रिएक्शन के लिए देखेंगे। कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड बनने वाली जो लाइन है, अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग टी के लिए, अगर डेल एस में कोई ज्यादा चेंज ही नहीं है तो स्ट्रेट लाइन आएगी। भाई डेल जी डेल एच के अप्रोक्सीमेटली बराबर रहेगा। अगर डेल एस की वैल्यू जीरो होगी, जिसके लिए हम ये देख रहे थे, डेल एस की वैल्यू जीरो है, जिसमें नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन गैसियस फॉर्म क्या है, चेंज नहीं हो रहे, तो ये क्या रहेगा, थ्रू आउट डिफरेंट टेम्परेचर रेंज अप्रोक्सीमेटली 400 के करीबन रहेगी, लगभग इतना ही रहेगा। टेम्परेचर बेसिक चेंज कर लें, इसके लिए, इस रिएक्शन के लिए डेल जी की वैल्यू है वो लगभग इतनी रहेगी। बात करें किसकी, कार्बन और ऑक्सीजन से कार्बन मोनोऑक्साइड बनाने की। कार्बन और ऑक्सीजन से कार्बन मोनोऑक्साइड अगर बन रहे हैं तो उसमें क्या होगा, जो वैल्यू है वो क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, डेल जी की वैल्यू मोर नेगेटिव होगी। भाई डेल एस इसके लिए पॉजिटिव है, डेल एस पॉजिटिव है, टेम्परेचर बढ़ेगा, ये फैक्टर बढ़ेगा, ये फैक्टर बढ़ेगा, नेगेटिव की तरफ लेके जाएगा, डेल जी और नेगेटिव होती जाएगी जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा। यानी कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा, डेल जी की वैल्यू और नेगेटिव आई। क्लियर। नेक्स्ट थिंग है कि जो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन लेके CO2 बना रही है, इसमें डेल एस की वैल्यू नेगेटिव, डेल एस की वैल्यू नेगेटिव है, कम टेम्परेचर है तो कम फर्क डाल रही थी इसके ऊपर, ज्यादा टेम्परेचर अगर कर देंगे, इसका नेगेटिव इसकी नेगेटिविटी को कम करेगा ना, ये नेगेटिव होगा तो ये टोटल पॉजिटिव हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ा तो बड़ा पॉजिटिव होगा, तो डेल जी की वैल्यू नेगेटिव नहीं रहेगी, पॉजिटिव की तरफ जाएगी। तो वो वाला जो कर्व आता है वो कुछ इस तरीके से आता है। यानी कि ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, कार्बन प्लस O2 गिव राइज टू CO2। ये वाली जो लाइन है वो रिप्रेजेंट कर रही है किसको, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस O2 CO2, और नीचे आने वाली लाइन रिप्रेजेंट कर रही है कार्बन प्लस ऑक्सीजन कार्बन मोनोऑक्साइड को। ठीक है ना, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। हमने अभी सिर्फ इतनी ही चीज डिस्कस की है कि इस रिएक्शन के लिए डेल जी की वैल्यू घटेगी कि बढ़ेगी टेम्परेचर के साथ, इस रिएक्शन के लिए डेल जी की वैल्यू घटेगी कि बढ़ेगी
टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ और ऊपर वाली रिएक्शन की भी डेल जी की वैल्यू टेम्परेचर के साथ किस तरीके से चेंज होगी। अभी तो हमने सिर्फ इसको स्टार्ट किया है, अब हम बात करेंगे बाकी एलिमेंट्स की। देखो ये हमने क्या किया है, सिर्फ कार्बन की बात की। हमने यहां बात की कि अगर कार्बन से किसी के ऑक्साइड को रिएक्ट करवाते हैं तो उससे कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होनी है, या कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्शन करवाते हैं तो भी कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होनी है। तो इन सारे सिनेरियो को डिस्कस करने के लिए हमने इन तीन रिएक्शन के लिए डेल जी की वैल्यू देख ली। अब हम देखेंगे बाकी एलिमेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करना प्रेफर करते हैं कि नहीं करते हैं। एक्चुअली में डेल जी क्या बताता है, डेल जी यही बताता है कि जो आपका पर्टिकुलर रिएक्शन है वो कितनी फिजिबल है, या वो ऑक्साइड जो बन रहा है यहां पे हम क्या प्रिपेयर कर रहे हैं, ऑक्साइड प्रिपेयर कर रहे हैं, तो वो ऑक्साइड कितना ज्यादा स्टेबल है। देखो अगर मैं बात करूं Ag2O की या HgO की, मर्क्यूरिक ऑक्साइड या फिर सिल्वर के ऑक्साइड की, ठीक है, चांदी Ag, उसके ऑक्साइड की बात करूं या मर्क्यूरी के ऑक्साइड की बात करूं, तो उसकी जो लाइन आती है कौन से वाली, Ag प्लस O2 गिव राइज टू Ag2O और Hg प्लस O2 गिव राइज टू HgO। ये इन दोनों रिएक्शन के लिए, इन दोनों के ऑक्साइड बनाने के लिए जो डेल जी की वैल्यू आएगी इन रिएक्शंस के लिए, वो आती है यहां पे इस तरीके से। यानी कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा इन रिएक्शंस के लिए डेल जी की वैल्यू है वो पॉजिटिव हो जाएगी। डेल जी की वैल्यू पॉजिटिव होने का मतलब है इनका जो ऑक्साइड बनना मुश्किल है, या कहूं इनका ऑक्साइड अनस्टेबल है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो इनका जो डेल जी है इसकी ऑक्सीडेशन के लिए वो पॉजिटिव हो रहा है, यानी इनका ऑक्साइड अनस्टेबल हो रहा है। टेम्परेचर बढ़ा, ऑटोमेटिकली ये डिकम्पोज हो जाएगा और वापस क्या करेगा, ये स्टेबल फॉर्म में आएगा। भाई इनका ऑक्साइड अनस्टेबल है हाई टेम्परेचर पे, इनका ऑक्साइड अनस्टेबल है, तो ये हाई टेम्परेचर पे ऑक्साइड की फॉर्म में नहीं रहेंगे। जब ये ऑक्साइड की फॉर्म में नहीं रहेंगे मतलब मेटालिक फॉर्म में आ जाएंगे, तो सिल्वर का ऑक्साइड या मरकरी का ऑक्साइड जो है वो हाई टेम्परेचर पे खुद ब खुद रिड्यूस हो जाते हैं। इनके लिए हमें रिड्यूसिंग एजेंट्स की भी जरूरत नहीं पड़ती। बाकी एलिमेंट जिनके लिए लाइन यहां कहीं आसपास आएंगी, जिनका डेल जी नेगेटिव रहेगा हाई टेम्परेचर पे भी, जिनके ऑक्साइड बनाने का डेल जी नेगेटिव रहेगा, उनको हम कैसे डेल जी पॉजिटिव बनाएं, यानी उनके ऑक्साइड बनने को कैसे पॉजिटिव बनाएं वो देखते हैं। देखो मरकरी और सिल्वर ये तो क्या है, टेम्परेचर इंक्रीज करने पे खुद ही रिड्यूस हो जाएंगे, इनका ऑक्साइड नहीं बनेगा हाई टेम्परेचर पे। लेकिन बात करूं मैं एल्यूमिनियम की, एल्यूमिनियम के केस में जो है करीबन यहां पे होता है, लाइक एल्यूमिनियम प्लस O2 गिव राइज टू Al2O3, ठीक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनने की ये है। अब जब टेम्परेचर कम है तो इसकी डेल्टा जी बहुत नेगेटिव है, माइनस के 1000 के अराउंड है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा इनका डेल जी जो है, इस रिएक्शन का डेल जी या कहूं मैं इससे ऑक्साइड की स्टेबिलिटी थोड़ी सी घटेगी, डेल जी कम नेगेटिव होगा। डेल जी ज्यादा नेगेटिव है कम टेम्परेचर पे, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा डेल जी कम नेगेटिव हुआ, इनका ऑक्साइड कम स्टेबल हुआ। अब इनका ऑक्साइड बेशक से कम स्टेबल हुआ है, लेकिन डेल जी की वैल्यू तो फिर भी क्या है, नेगेटिव आ रही है। इस डेल जी की वैल्यू नेगेटिव आने से हमारा जो ये है Al और ऑक्सीजन, यानी एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन का जो कंपाउंड Al2O3 है वो स्टेबल ही पड़ा है, वो अभी भी स्टेबल है। हमें उसको अगर एल्यूमिनियम में कन्वर्ट करना है तो हमें सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट चाहिएगा।
सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट, हम बात कर रहे हैं यहां पे कार्बन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड की, तो कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड इसके साथ रिएक्शन करके, इसके साथ रिएक्शन करके इसको एल्यूमिनियम में कन्वर्ट करें। उस रिएक्शन को हम कैसे देखते हैं? देखो, हमने यहां एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन किया, यहां हम कार्बन का ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, कार्बन का ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड का ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो एल्यूमिनियम कम टेम्परेचर पे इसकी डेल्टा जी बहुत नेगेटिव है, कम टेम्परेचर पे इसकी डेल्टा जी बहुत नेगेटिव है। जैसे जैसे हम हायर टेम्परेचर पे जाएंगे, हायर टेम्परेचर पे जाने के बाद किसी और के ऑक्साइड बनने की जो डेल्टा जी है वो इससे ज्यादा नेगेटिव होगी, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड तो यहां ज्यादा स्टेबल है और Al2O3 यहां कम स्टेबल है। ये क्या है? कम स्टेबल है, और ये क्या है? ज्यादा स्टेबल है। ये कम स्टेबल है, ये ज्यादा स्टेबल है। अब इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे देखो, इस पॉइंट के बाद आगे जो भी टेम्परेचर होगा ये कम स्टेबल होता जाएगा, ये ज्यादा स्टेबल होता जा रहा है इस साइड जाएंगे तो। यानी कि अगर मैं रिएक्शन सेटअप करूं किस तरीके से देखो मेरे पास रिएक्शन है 2C प्लस O2 2CO, और मेरे पास दूसरी रिएक्शन है Al प्लस O2 2Al प्लस 3O2, ये क्या बनाएगा? Al2O3 3/2O2 कर लेते हैं, बैलेंस कर लेते हैं रिएक्शन को। ये मेरे पास दो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। मुझे जो रिएक्शन चाहिए वो रिएक्शन कुछ ऐसे है कि मेरा एल्यूमिनियम का जो ऑक्साइड है वो एल्यूमिनियम में कन्वर्ट हो, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड एल्यूमिनियम में कन्वर्ट हो। अगर इस पर्टिकुलर टेम्परेचर की मैं बात करूं, मान लिया 1200 से कम है टेम्परेचर, ये इस पॉइंट की बात करूं जो ये लाइन काटेगी यहां पे और यहां पे, ये इसके लिए है डेल्टा जी। ये देखो मेरी रिएक्शन है 1, ये रिएक्शन है 2, तो जो रिएक्शन 1 है उसके लिए डेल्टा G1 ये वाली, और इसके लिए रिएक्शन, इस रिएक्शन के लिए क्या है इसी टेम्परेचर के ऊपर डेल्टा जी सेकंड वाली, इसके लिए डेल्टा जी फर्स्ट वाली, इसके लिए डेल्टा जी सेकंड वाली। अब इन दोनों रिएक्शन से मुझे कौन सी रिएक्शन बनानी है? मुझे रिएक्शन बनानी है जिसके अंदर एल्यूमिनियम का ऑक्साइड कार्बन से रिएक्शन करे, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड कार्बन से रिएक्शन करे, अपनी ऑक्सीजन देके कार्बन मोनोऑक्साइड बनाए और खुद मेटालिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। यानी अगर मैं रिएक्शन 1 और रिएक्शन 2 को घटा देता हूं, रिएक्शन 1 और रिएक्शन 2 को घटा देता हूं, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे जितनी ऑक्सीजन यहां है उतनी ही ऑक्सीजन से यहां बैलेंस करना पड़ेगा। अभी बैलेंस कर लेते हैं, यहां 3/2 कर लेते हैं, यहां 3/2 कर लेते हैं और यहां 3/2 कर लेते हैं। ये बन गई 3/2 O2 यहां पे, 3/2 O2 यहां पे। अगर मैं रिएक्शन 1 में से रिएक्शन 2 घटा देता हूं, रिएक्शन 1 में से रिएक्शन 2 अगर घटा रहा हूं तो क्या होगा? 3 कार्बन प्लस 3/2 ऑक्सीजन। ठीक है, अगर मैं घटा रहा हूं दिस प्लस दिस, माइनस का निशान, 2 एल्यूमिनियम और 3/2 O2 क्या बनाएंगे फर्दर? देखो इसमें से ये घट गया तो प्रोडक्ट में से प्रोडक्ट घटाएंगे, प्रोडक्ट में से प्रोडक्ट घटाएंगे तो क्या बन रहा है? 3CO माइनस Al2O3। 3/2 ऑक्सीजन, 3/2 ऑक्सीजन, यहां से तो ये दोनों कैंसल आउट हो गए, यहां से तो ये दोनों कैंसल आउट हो गए। यहां पे एल्यूमिनियम माइनस में है, मैं उस साइड ले गया तो प्लस में हो जाएगा। क्या बनेगा? 2 एल्यूमिनियम रिड्यूस स्टेट, और यहां एल्यूमिनियम ऑक्साइड माइनस में है, मैं इसको यहां से ले आऊं, Al2O3 को मैं यहां से ले आता हूं, यहां क्या बनेगा? Al2O3। एल्यूमिनियम मैं उस साइड ले गया हूं तो यहां से एल्यूमिनियम हट जाएगा। रिएक्शन क्या बनेगी? कार्बन ने रिएक्शन की एल्यूमिनियम ऑक्साइड से, और कार्बन मोनोऑक्साइड और एल्यूमिनियम रिड्यूस फॉर्म यानी मेटेलिक फॉर्म में आ गया। ठीक है ना, कार्बन से हमारा एल्यूमिनियम ऑक्साइड रिएक्शन करके कार्बन मोनोऑक्साइड और एल्यूमिनियम में कन्वर्ट हो गया, हमारे पास मेटल एलिमेंटल फॉर्म में आ गई।
इस रिएक्शन में रिएक्शन 1 माइनस रिएक्शन 2 की है, तो मुझे इन दोनों रिएक्शन के लिए डेल्टा जी की जो वैल्यू है, डेल्टा जी की जो वैल्यू है, डेल्टा जी टोटल, वो किसके बराबर आएगी? डेल्टा जी पहली रिएक्शन के लिए घटा में डेल्टा जी दूसरी रिएक्शन के लिए डेल्टा जी घटेगी। जब डेल्टा जी घटेगी तो मुझे बस इतना देखना है, मुझे बस इतना देखना है कि डेल्टा जी टोटल नेगेटिव आए। अगर मेरी डेल्टा जी टोटल नेगेटिव आ रही है तो ये वाली रिएक्शन फीजिबल है। अगर डेल्टा जी टोटल नेगेटिव नहीं आ रही, पॉजिटिव आ रही है, तो मेरी ये रिएक्शन फीजिबल नहीं हो पाएगी। तो मुझे ऐसी रिएक्शन के साथ मेटल के ऑक्साइड बनने वाली रिएक्शन को पेयर करना है, ऐसी रिएक्शन के साथ मेटल के ऑक्साइड बनने वाली रिएक्शन को पेयर करना है, जिस रिएक्शन से जब हम दोनों को पेयर करेंगे डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव आ जाए। और ये कब होगा? जब ये वाली ज्यादा नेगेटिव हो, ये वाली इतनी ज्यादा पॉजिटिव ना हो, ये वाली इतनी ज्यादा नेगेटिव हो कि ये बहुत ज्यादा पॉजिटिव ना हो पाए। ऑन दी होल क्या होगा? फिर वो रिएक्शन फीजिबल हो जाएगी। वो रिएक्शन क्या हो जाएगी? फीजिबल हो जाएगी। जितना ये कर्व डीप में जा रहा है किसी भी एलिमेंट के लिए, देखो हमने सिर्फ ऑक्साइड बनाने की बात की और फिर हमने क्या किया? एक रिएक्शन को दूसरे से घटा दिया, एक रिएक्शन को हमने दूसरे में से घटा दिया। जब हम रिएक्शन को घटा रहे हैं, सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? एक्चुअली में उस रिएक्शन का उल्टा चल रहे हैं। हमने एल्यूमिनियम वाली जो रिएक्शन है वो इसमें से घटाई का मतलब क्या है? हम एल्यूमिनियम ऑक्साइड से एल्यूमिनियम बनाना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे? ऑक्साइड बनाने वाली टेंडेंसी को पेयर करेंगे और घटा देंगे, जिससे वो एक्साइड से क्या हो जाएगी? रिड्यूस फॉर्म में आने वाली टेंडेंसी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो डेल्टा जी मान लिया देखो यहां पे देखते हैं इस पर्टिकुलर कॉरस्पॉन्डिंग है, तो यहां पे डेल्टा जी किसके लिए? फर्स्ट रिएक्शन के लिए है माइनस के 900 किलोजूल पर मोल, और जो सेकंड रिएक्शन है इसके लिए कितनी है? माइनस के 500, घटा में माइनस के 500, कितनी बच गई? माइनस का 400 किलोजूल पर मोल हो गई। यानी डेल्टा जी की वैल्यू इस रिएक्शन के लिए जो हमने पेयरिंग करके बनाई है वो नेगेटिव आ गई है, यानी वो रिएक्शन क्या है? फीजिबल है। इलिंगम डायग्राम में हमने डिफरेंट मेटल की ऑक्साइड बनाने की टेंडेंसी अलग अलग टेम्परेचर पे देखी। कार्बन की टेंडेंसी कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाने की देखी, यानी सबके ऑक्सीडेशन की बात की। फिर हमने पेयरिंग की कार्बन के ऑक्साइड बनाने की और दूसरे के ऑक्साइड बनाने की, और उस पेयरिंग में जिस रिएक्शन में डेल जी नेगेटिव आ रहा है वहां हम कार्बन को या कार्बन मोनोऑक्साइड को, जिस भी रिएक्शन की हम बात कर रहे हैं, एज ए रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर सकते हैं। लेकिन मान लो ये वाली रिएक्शन है, यहां पे कोई एक मेटल है जिसका जो डेल जी है वो पॉजिटिव जा रहा है, या फिर जैसे एल्यूमिनियम की बात करते हैं, एल्यूमिनियम और कार्बन प्लस ऑक्सीजन CO2 बना रहे हैं। अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं, इन दोनों कंपेयर करूं, क्या ये वाली रिएक्शन कार्बन प्लस ऑक्सीजन CO2 बना रही है? जो ये तो कार्बन मोनोऑक्साइड बन रही थी। क्यों? क्योंकि इसके लिए डेल जी की वैल्यू नेगेटिव आई है। इसके साथ अगर पेयरिंग करें इसकी, तो डेल जी की वैल्यू एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाने के लिए ज्यादा नेगेटिव है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए कम नेगेटिव है। तो एल्यूमिनियम का ऑक्साइड ज्यादा स्टेबल है और कार्बन का डाइऑक्साइड कम स्टेबल है। तो हम इन दोनों को पेयर करके एल्यूमिनियम नहीं निकाल सकते। हम किस में निकाल सकते हैं? जिसके अंदर जब हम पेयरिंग करें और रिएक्शन की डेल जी नेगेटिव आ जाए। अगर मैं इन दोनों को यहां कंपेयर भी करने लगूं, यहां किसी भी टेम्परेचर पे अगर मैं इनको कंपेयर करता हूं, हायर टेम्परेचर पे आगे जाएगा कोई बात नहीं, यहां किसी भी टेम्परेचर पे अगर कंपेयर करें, तो ये अगर रिएक्शन 1 है और ये वाली रिएक्शन अगर 2 है, रिएक्शन 1 माइनस रिएक्शन 2 करेंगे, इसकी जो वैल्यू है मान लिया यहां पे -400 ही रहनी है। इसमें से क्या घटा रहे हैं हम? मान लिया माइनस का 600 घटा रहे हैं, तो डेल जी की टोटल वैल्यू क्या आएगी? प्लस के 200 किलोजूल पर मोल। डेल जी की वैल्यू पॉजिटिव होने का मतलब क्या है कि ये वाली रिएक्शन जिसमें हम
डेल G1 माइनस डेल G2 कर रहे हैं, ये फिजिबल नहीं है। इससे अपोजिट फिजिबल होगी, इससे अपोजिट फिजिबल होगी, यानी कि कार्बन इसे ऑक्सीडाइज करवा देगा, इसको रिड्यूस करवाने की बजाय से ऑक्सीडाइज करवा देगा। क्लियर? तो एलिंगम डायग्राम में तो हमने ऑक्साइड बनाने की टेंडेंसी को कंपेयर किया। ऑक्साइड जिसका ज्यादा स्टेबल है वो बनेगा, जिसका कम स्टेबल है वो रिड्यूस हो जाएगा। कार्बन का मोनोऑक्साइड ज्यादा स्टेबल है तो वो बनेगा, और मेटल का ऑक्साइड कम स्टेबल है तो वो डिसोसिएट होगा रिड्यूस फॉर्म में, यानी कि एलिमेंटल फॉर्म में। आज के लिए इतना ही।